कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे पास कई प्रश्न आए हैं ज्योतिष से संबंधित। मनीषा जैन गाजियाबाद से, उन्होंने कहा है कि शनि जो है 23 मई को वक्री हो गया है, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक सुधीर जी देहरादून से पूछ रहे हैं कि वक्री प्लैनेट के बारे में, वक्री ग्रहों के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में किसी प्रोग्राम में चर्चा करिए। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा, क्योंकि वक्री ग्रह का बहुत महत्व है और उसी के बारे में थोड़ी हम डिटेल में या थोड़ा विस्तार रूप में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और वक्री ग्रहों के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट भी बोलते हैं, तो कई सारी चीज़ें हम देखेंगे कि रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, ग्रहों के वक्री होने का मतलब क्या है, दूसरा ग्रह वक्री क्यों होते हैं, तीसरा अगर ग्रह वक्री है तो उसकी जो प्लैनेट का बल होता है, ग्रह का बल होता है, उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और चौथा, जब हमारे हॉरोस्कोप में बहुत सारे प्लैनेट या कोई भी प्लैनेट अगर वक्री होता है तो उसका हमारे जो जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या है। देखिए, सारे प्लैनेट जोडियक में डायरेक्ट मूव करते हैं। कोई सिर्फ राहु केतु तो हमेशा रेट्रोग्रेड या वक्री मूव करते हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट जो है सीधा डायरेक्ट मूव करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में हमें पृथ्वी से वो उल्टा मूव करते हुए दिखाई देते हैं, पृथ्वी से उल्टा मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस परिस्थिति को हम कहते हैं कि प्लैनेट वक्री चल रहा है या उल्टा मूव कर रहा है जोडियक में। वो हमें सिर्फ दिखाई पड़ रहा है लेकिन उल्टा मूव नहीं करता। लेकिन जब हम पृथ्वी से हम डिस्कस भी करेंगे किस लिए ऐसा होता है, तब हम कहते हैं कि प्लैनेट जो है वो वक्री है। और दो तरह के प्लैनेट होते हैं। एक हमने कहा कि इंटीरियर प्लैनेट जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, जो मरकरी और वीनस हैं, बुध और शुक्र। और एक होते हैं एक्सटर्नल प्लैनेट जो पृथ्वी से बाहर है, मतलब मंगल, जुपिटर, गुरु और शनि, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। इनको हमने एक्सटर्नल प्लैनेट भी कहा और सुपीरियर प्लैनेट भी कहा, और मरकरी और वीनस जो है उनको हमने इंटरनल प्लैनेट भी कहा और इन्फीरियर प्लैनेट भी कहा। इंटरनल तो बताया जैसे मैंने कि वो सन और अर्थ के बीच में है, इसलिए हमने उनको इंटरनल प्लैनेट कहा। लेकिन इन्फीरियर प्लैनेट क्यों कहा? जो इन दोनों प्लैनेट की, मरकरी और वीनस की जो मोशन है जोडियक में, वो इस तरह से मोशन होता है कि वो उनको सन के पास रहना ही है। किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में सन और मरकरी के बीच की दूरी कभी भी जोडियक में 27 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह किसी भी परिस्थिति में सन और वीनस के बीच की दूरी किसी भी समय 47 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती। इट मीन्स दे हैव टू स्टे विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सन एक्चुअली। दे आर नॉट फ्री टू मूव एट एनी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन। तो इसीलिए हमने उनको इन्फीरियर प्लैनेट भी कहा। और बाकी जो प्लैनेट हैं, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, दे आर फ्री टू मूव एट एनी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन। उनकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए हम उनको सुपीरियर प्लैनेट भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि जैसा हम जानते हैं कि सन और मून, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, और राहु और केतु, उनका जो मोशन होता है वो हमेशा रेट्रोग्रेड ही होता है, वक्री होता है, वो हमेशा वक्री रहते हैं। अब जो बात है, जो बाकी प्लैनेट बचे, मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, 5 प्लैनेट, ये समय समय पर वक्री मूव करते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्वेश्चन ये है कि वक्री क्यों मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ये छोटा सा प्रिंसिपल है कि जब दो चीज़ों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि जब हमें लगता है कि वो दूसरी चीज़ हम जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट मूव करती हुई दिखाई देती है। मैं अगर छोटा सा उदाहरण दूं आपको, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और दूसरी तरफ से दूसरी ट्रेन आ रही है, दोनों ट्रेन मूव कर रही हैं, तो आप देखते हैं कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो डायरेक्शन है उसकी मूवमेंट की वो अपोजिट है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सेम चीज़ प्लैनेट के साथ भी है कि जब दो प्लैनेट के बीच में
रिलेटिव मूवमेंट होता है, आपस में मूवमेंट होता है, तो कुछ परिस्थितियों में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें एक प्लैनेट उल्टा मूव करता हुआ दिखाई देता है। वो एग्जैक्टली बिल्कुल चीज़ हमारे प्लैनेट के साथ में है कि आप जानते हैं कि अगर एक चीज़ स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, एक चीज़ मूव कर रही है, तो कभी भी हमें उल्टी डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई नहीं देगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सन जो है वो स्टेशनरी है, सन मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए सन और किसी दूसरे प्लैनेट के बीच में कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं होता। तो इसलिए सन कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन सन एंड अनदर प्लैनेट। मून की बात करें, आप जानते हैं कि जो मून है दैट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इन द जोडियक, और कहते हैं कि जो मून की गति है जोडियक में मूव करने की 13 से 15 डिग्री है, और एक साइन को क्रॉस करने में 2.25 दिन का समय लगाता है, या हम कहें कि जोडियक क्रॉस करने में उसको पूरा 27 दिन का या एग्जैक्टली 27.32 डेज का टाइम लगता है। तो अगर मून की स्पीड इतनी ज़्यादा है और जो हमारा सन है, हम कहेंगे अर्थ है, जो मूव करता हुआ हमें दिखाई देता है, इज मूविंग एट द रेट ऑफ 1 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है दैट इज ऑलमोस्ट स्टेशनरी इन कंपेरिजन टू द मून। एक्चुअली तो मून की स्पीड बहुत ज़्यादा है, अर्थ की बहुत स्लो है, तो मून हमको ऑलमोस्ट, जो अर्थ है वो स्टेशनरी है विद रेफरेंस टू मून, तो इसलिए मून भी कभी रेट्रोग्रेड नहीं हो सकता। तो इसलिए सन और मून कभी भी वक्री या रेट्रोग्रेड नहीं हो सकते, सिर्फ जो बाकी प्लैनेट हैं उनकी रेट्रोग्रेड होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो प्लैनेट रेट्रोग्रेड कैसे होते हैं, किस टाइम होते हैं? तो पहली चीज़ तो ये है कि जो मरकरी है, बुध प्लैनेट, वो साल में 3 बार रेट्रोग्रेड होता है। हर साल में 3 बार रेट्रोग्रेड होता है, और एक बार जो उसका रेट्रोगेशन का समय है वो है अबाउट 24 डेज। या हम टोटल साल के टाइम से कंपैरिजन करें तो साल में हम कहेंगे कि 19.76% ऑफ द टाइम इट रिमेन्स रेट्रोग्रेड। अगर हम शनि की बात करें, और जैसा अभी जो क्वेश्चन भी आया है कि शनि जो है 23 मई से रेट्रोग्रेड हो गया है, तो शनि जो है हर साल करीब 140 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होता है, हर साल, और साल में एक बार। और अगर हम टोटल टाइम से कंपैरिजन करें तो कहेंगे 36.39% ऑफ द टाइम इन ए ईयर इट रिमेन्स रेट्रोग्रेड। इसी तरह से गुरु, जुपिटर, ये भी साल में एक बार रेट्रोग्रेड होता है, और इसका जो रेट्रोगेशन का समय होता है वो करीब 120 दिन का है, या अगर हम साल के टाइम से कंपैरिजन करेंगे तो 30.2% ऑफ द टाइम इट रिमेन्स रेट्रोग्रेड। और जो मंगल और शुक्र हैं, मार्स और वीनस हैं, वो हर साल रेट्रोग्रेड नहीं होते, वो 2 साल में एक बार रेट्रोग्रेड होते हैं। मंगल जो है 2 साल में एक बार रेट्रोग्रेड होता है, और उसका जो रेट्रोगेशन का समय है करीब 80 दिन का होता है, या हम कहें कि टाइम के हिसाब से 9.33% ऑफ द टाइम इट रिमेन्स रेट्रोग्रेड। सिमिलरली वीनस है, शुक्र है, वो भी 2 साल में एक बार रेट्रोग्रेड होता है, और वो करीब 42 दिन के लिए या 42 डेज के लिए रेट्रोग्रेड होता है, और उसका जो समय के हिसाब से 7.22% ऑफ द टाइम इट रिमेन्स रेट्रोग्रेड। तो ये तो रेट्रोगेशन की बात हो गई। अब जो हमारा ज्योतिष है इसके बारे में बहुत विभिन्न धारणाएं हैं, बहुत मत हैं कि जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, और बहुत अलग अलग बातें कही जाती हैं बहुत ज्योतिषों के द्वारा, और बहुत भिन्न मान्यताएं भी हैं। लेकिन जो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, वक्री होता है, तो उसको एक एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती है जिसको कि हम चेष्टा बल कहते हैं या मोशनल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही प्लैनेट वक्री होता है उसका जो बल है वो बढ़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके हॉरोस्कोप में कोई शुभ प्लैनेट वक्री है तो
उसकी शुभता बढ़ जाएगी। और अगर कोई अशुभ प्लैनेट वक्री है तो उसकी अशुभता बढ़ जाएगी। तो ये जो जहाँ तक रेट्रोग्रेड प्लैनेट की स्ट्रेंथ का सवाल है वो इस तरह से है कि कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो उसको एक एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती है जिसको हम चेस्टाबल या इमोशनल स्ट्रेंथ कहते हैं, तो इसलिए उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके हॉरोस्कोप में जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं तो आपकी जो लाइफ की इवेंट है उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जो सीधी सीधी बात है कि अगर बर्थ के टाइम या जब आपका जन्म हुआ है उस समय कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है आपके हॉरोस्कोप में, तो जिन जिन हाउसेस के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होगा, जिन जिन हाउसेस के ऊपर उनका जो इन्फ्लुएंस होता है, उन हाउसेस में जब वो ट्रांजिट में भी वक्री होकर आता है तो उन हाउसेस में चेंज लाने की कोशिश करता है। अगर मैं छोटा सा भी एग्जाम्पल दूं आपको कि मान लीजिए कि शनि आपके हॉरोस्कोप में जन्म के समय वक्री है, तो शनि वहां पर बैठकर 10th हाउस को भी, जो कि हमारा हाउस ऑफ प्रोफेशन है, उसको एस्पेक्ट करता है। तो जब ट्रांजिट में शनि वक्री होगा, जब भी, क्योंकि मैंने कहा कि हर साल करीब 4.5 महीने के लिए वक्री होता है, तो आपकी जो वर्किंग प्लेस है या जो प्रोफेशन है या जो आपकी सर्विस है या बिजनेस है, वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करता है। अर्थात अगर कोई प्लैनेट वक्री होकर किसी भी जन्मपत्री में किसी भी हाउस में बैठता है तो जिन जिन हाउसेस के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और जब ट्रांजिट में जब वो प्लैनेट वक्री होता है तो उन हाउसेस में चेंज लाने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि शनि फर्स्ट हाउस में है वक्री होकर, 10th हाउस को वहाँ से देखता है, और आजकल अब शनि जैसे वक्री हो गया है तो कभी कुछ ना कुछ जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कि बहुत सारे प्लैनेट वक्री हैं आपके जन्म के समय, तब क्या होगा। और अक्सर ये देखा गया है कि कुछ हॉरोस्कोप्स में 4 प्लैनेट भी वक्री हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ एक्चुअली, तब क्या होगा। तो कहा जाता है कि जब ज़्यादा प्लैनेट वक्री हैं किसी भी हॉरोस्कोप में तो नेचुरली उनका जो इन्फ्लुएंस होगा बहुत सारे हाउसेस के ऊपर होगा, और प्लैनेट तो वक्री होते ही हैं हर साल। तो जैसे जैसे प्लैनेट वक्री होंगे तो उन हाउसेस में चेंज लाने की कोशिश करेगा। इसका अर्थ ये होता है कि जब बहुत सारे प्लैनेट किसी भी जन्म के समय वक्री होते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती। कितना भी कोशिश कर लें लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लाइफ में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। और कुछ कहा कि जो 2 प्लैनेट हैं पर्टिकुलरली वीनस और मार्स, वीनस को मेल के केस में सेक्स का प्लैनेट कहा और मार्स को फीमेल के केस में सेक्स का प्लैनेट कहा। तो इसके बारे में भी बहुत रिसर्च हुई और उसका जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ वो ये था कि अगर शुक्र या वीनस मेल के केस में वक्री होता है तो कभी ना कभी दैट पर्सन गेट्स इन्वॉल्व इन ए सेक्स स्कैंडल। ऐसे ही अगर मंगल किसी फीमेल के हॉरोस्कोप में वक्री होता है तो दैट फीमेल इज लाइकली टू गेट इन्वॉल्व इन ए सेक्स स्कैंडल। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ रेट्रोगेशन ऑफ मार्स एंड वीनस। अब जो बात हो रही है कि शनि अभी 23 मई को 1449 समय पर वक्री हुआ है और ये जो वक्री रहेगा ये रहेगा 11 अक्टूबर 2021 एट 7:47। तो 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक शनि वक्री होगा और ये इस समय जो शनि का मूवमेंट है वो मकर राशि में इस समय मूव कर रहा है। और ख़ास बात जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई वो तो होंगी ही। इस बार जब शनि कैप्रिकॉर्न या मकर राशि में होकर रेट्रोग्रेड हो रहा है तो मंगल की पोजीशन आप देखिए कि मंगल की पोजीशन ट्रांजिट में इस समय क्या है। तो
तो आप देखेंगे कि अगर पंचांग को आप रेफर करेंगे कि मंगल जो है कर्क राशि में, कैंसर साइन में 2 जून को एंटर कर रहा है, 2 जून को, और वहां पर 20 जुलाई को रहेगा, विच इज जस्ट अपोजिट साइन ऑफ सैटर्न। तो मंगल भी शनि को देखना शुरू कर देगा, और राहु इस समय जो मूवमेंट कर रहा है वो साइन नंबर 2 में है, दैट इज टॉरस साइन। तो राहु इज ऑलरेडी हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन सैटर्न। तो सैटर्न के ऊपर 2 जून से लेकर 20 जुलाई तक मंगल का भी एस्पेक्ट हुआ, राहु का भी एस्पेक्ट हुआ। और खास तौर से अगर हम सन की पोजीशन देखेंगे, सन भी कैंसर साइन में 17 जुलाई को मूव करेगा, और करीब 20-21 मतलब जुलाई तक, ये जब तक मंगल भी रहेगा तो उस टाइम तक ये चारों प्लैनेट, शनि, मंगल, राहु और सन, उनकी एक एसोसिएशन बनता है। और 4 प्लैनेट का एसोसिएशन होना, वो भी सारे मैलेफिक प्लैनेट, वाकई में बहुत ज़्यादा एक चिंता की बात है सभी के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि जो जिस भी आपकी राशि में 10, जिस मतलब हॉरोस्कोप में जिस हाउस में भी आपकी 10 नंबर राशि है, हॉरोस्कोप में जिस हाउस में भी 10 नंबर की राशि है, उसके जो सिग्निफिकेशंस होते हैं उसमें डेफिनेटली इस पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो उसका आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है तो उस हाउस से के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं उससे कनेक्टेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और ये वाकई में ही एक खराब समय है। अगर हम मुंडेन इवेंट्स की बात करें, देश की बात करें या संसार की बात करें, तो ये 4 प्लैनेट का एसोसिएशन एक बहुत ही एक खराब पोजीशन होती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इस पीरियड में जो इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की, उस पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होगा। और ख़ास तौर से जो वर्ल्ड इस समय हमारा कोरोना पैंडमिक से जूझ रहा है, और ख़ास तौर से हम आजकल नई बीमारी ब्लैक फंगस वगैरह की भी चर्चा कर रहे हैं, तो नेचुरली जब ये पोजीशन आएगी जून जुलाई में, तो ये जो ब्लैक फंगस है या कोरोना है, इसके काफ़ी जो है एक भयंकर प्रकोप हो जाने की संभावना बनती है। इसके अलावा अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, तो शेयर मार्केट में भी जब मंगल कर्क राशि में जाएगा, तो जब चारों मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होगा, उस टाइम भी काफ़ी जो है गिरावट दर्ज हो सकती है शेयर मार्केट में भी। तो ये तो सवाल हुआ मुंडेन इवेंट्स का। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है कि जो शनि जब वक्री हो रहा है तो भिन्न भिन्न राशियों के लोगों को कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो वो मैं थोड़ा सा आपको बताना भी चाहूँगा कि जो मेष राशि के लोग हैं उनको दे शुड अवॉइड ऑल इलीगल एक्टिविटीज़ एटलीस्ट फॉर 2 months। किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, और ख़ास तौर से अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट बी सॉफ्ट वाइल स्पीकिंग, डोंट बी हार्श इन द लैंग्वेज। तो ये 2 चीज़ों का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। दूसरा, जो टॉरस साइन के लोग हैं उनको कोशिश करें कि जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो थोड़ा सोच समझ कर लीजिए, और जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। तीसरा कहा कि जो जेमिनी साइन है, मिथुन राशि है, उसमें कहा एक तो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करिए, और जो आपके सिबलिंग हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनके साथ कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। और जो कैंसर साइन है, कर्क राशि है, उसमें जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको इस पीरियड में धोखा दे सकता है। फिर कहा कि जो लियो साइन के लोग हैं, सिंह राशि के लोग हैं, उनको भी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें इस पीरियड में तो बहुत सोच समझ कर करें, जल्दीबाजी में या किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा निर्णय ना लें। जो कन्या राशि के लोग हैं, वर्गो साइन के लोग, उनको अपनी एक तो ईगो को कंट्रोल में रखना है, अपने जो मान है, अहंकार है, उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अपनी जो
लाइफ में अपने विचारों में सकारात्मकता का उसको मेंटेन करें। फिर जो लिब्रा साइन के लोग हैं, तुला राशि के, अनावश्यक खर्चों को कम करें इस पीरियड में, उससे आपको नुकसान हो सकता है। जो स्कॉर्पियो साइन के लोग हैं, वृश्चिक राशि के लोग हैं, उनको कहते हैं कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए और उसी से उनको जो है कुछ बचाव हो सकता है। सेक्रेटेरियस साइन या धनु राशि के लोग हैं तो खास तौर से जो भी अगर आप व्यापार वगैरह कर रहे हैं या कोई भी इवन सर्विस कर रहे हैं तो उसमें से कुछ पैसा निकाल कर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आप हेल्प करिए। फिर जो कैप्रिकॉर्न साइन के लोग हैं उनको भी बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी राशि में ये सब एसोसिएशन हो रहा है। तो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज दिस इज अ टाइम व्हेन दे हैव टू सफर लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर एंड मेंटल टेंशन आल्सो। तो कोई भी जो जितना भी कोशिश हो, जो स्ट्रेस है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें और बहुत ज़्यादा पेशेंस का इस्तेमाल करें। फिर जो एक्वेरियस साइन के लोग हैं, कुंभ राशि के, इस पीरियड में किसी से लोन ना लें और अगर पॉसिबल है तो कोई भी अगर स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो मीन राशि के लोग हैं खास तौर से उनको चाहिए कि उनका जो जीवन साथी है और जो खुद हैं उन दोनों की ही हेल्थ का उनको ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ जो है वो खराब होने के चांसेस हैं। तो अपनी हेल्थ के संबंध में कुछ भी जो है बिल्कुल एक कहेंगे कि नेग्लिजेंस ना बरतें, जब भी उनको जो है वो उनके लिए अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ क्वेश्चंस भी मेरे पास आए हुए हैं जो कि ये पिछले सप्ताह के क्वेश्चंस हैं। मैं उनको पहले लेना चाहूँगा क्योंकि अभी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मनीषा जी हैं, रिंकू साधन मंडल जी हैं, सुधीर जी हैं, सुरेंद्र कुमार बिजरॉय जी हैं, कमल ध्यानी जी हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और जो क्वेश्चन आया था मेरे पास ये पहला है विभा पाठक मैत्री जी का। इनके किसी मेल जो रिलेशन है उनके बारे में पूछा है कि उसका जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 9 जुलाई 1986, टाइम इज 5:51 दिल्ली। ये पूछ रहे हैं गुरुजी बताइए कि मैरिज कब होगी, कोई खास उपाय। और जो लड़का है जिसकी जन्मपत्री है, ही इज़ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिंस लास्ट 2.5 years। तो अगर हम इसका हॉरोस्कोप देखें तो पहली चीज़ तो यह है कि जो जस्ट का लग्न जो है वो मिथुन राशि है, जहाँ पर सन का प्लेसमेंट है, मून और मरकरी सेकंड हाउस में है, वीनस थर्ड हाउस में और केतु फिफ्थ हाउस में प्लेसमेंट है, और सैटर्न जो है वो सिक्स्थ हाउस में वक्री है, मंगल भी वक्री है सेवन्थ हाउस में, और जुपिटर जो है नाइन्थ हाउस में है, और राहु जो है वो 11th हाउस में प्लेस्ड है। तो अगर आप देखें कि जो फिफ्थ हाउस है जिसको हम हाउस ऑफ लव भी कहते हैं, वो उसका लॉर्ड वीनस है और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर है। तो ये दोनों आमने सामने हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ तो लव मैरिज होने की ही पॉसिबिलिटी है, अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी कम है। और जहाँ तक मैरिज कब होगी उसका सवाल है, अभी जो शनि है वो कैप्रिकॉर्न साइन में है, 8th हाउस में उसका प्लेसमेंट है। अब जब शनि जो है 28 अप्रैल 2022 को 28 अप्रैल 2022 को साइन चेंज करेगा, जब ये शनि एक्वेरियस साइन में मूव करेगा। और एक्वेरियस साइन मतलब 9th हाउस, भाग्य का स्थान, वहाँ पर जो 7th हाउस का लॉर्ड है या जो शादी के घर का स्वामी है वहाँ पर ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो नेचुरली जब शनि 9th हाउस में आएगा, जो कि उसका अपना मूल त्रिकोण साइन है, शादी के घर के साथ होगा, और शनि जो प्लैनेट है वो प्रेशर भी डालता है, तो उस टाइम मैं कहूँगा कि मिडिल ऑफ द नेक्स्ट ईयर शादी होने की संभावना है। दूसरा जो
प्रश्न है ये कमल ध्यानी जी का है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1989, 7:55, और जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो नैनीताल है। ये जो पूछ रहे हैं कि वर्क और मैरिज के बारे में, और जो मैरिज होगी वो लव होगी या अरेंज्ड होगी, आप बताइए इसके बारे में। इनका जो हॉरोस्कोप है उसमें जो लग्न है वो वर्गो साइन है, 6 नंबर साइन है, और उसमें मरकरी एग्जॉल्टेड होकर उच्च का होकर बैठा हुआ है और वीनस के साथ में है। इनके हॉरोस्कोप में जो गुरु और चंद्रमा, जो हम कहते हैं कि गज केसरी योग बनता है, और जो प्रॉस्पेरिटी से कनेक्ट होता है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है। सन, मार्स एंड केतु वो 12th हाउस में प्लेस्ड है, और राहु केतु की पोजीशन 6 और 12th हाउस में बहुत अच्छी मानी गई। इसके अलावा जो 9th हाउस भाग्य स्थान है उसका जो स्वामी है वीनस, वो लग्न में बैठा हुआ है। तो एक त्रिकोण का संबंध दूसरे त्रिकोण के साथ होना बहुत अच्छी एक योग होता है, जिसको हम बहुत एक राजयोग भी कहते हैं या महाधन योग भी कहते हैं, कि वो पोजीशन है। फिर दूसरा जो 5वें घर का लॉर्ड है स्वामी, 5वां घर भी हमारा त्रिकोण स्थान है, उसका जो स्वामी है शनि, वो भी केंद्र स्थान में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो केंद्र और त्रिकोण हाउसेस का आपस में एसोसिएशन हो रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एक राजयोग बनता है। अगर हम लव और अरेंज मैरिज की बात करें तो यहाँ पर जो 5th हाउस है उसका लॉर्ड शनि है, और जो 7th हाउस का लॉर्ड है उसका वो है जुपिटर। तो शनि और जुपिटर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। तो वो इंडिकेट करते हैं कि जो मैरिज होगी वो लव मैरिज या किसी जानने वाले लड़की के साथ ही मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है। और मैरिज कब होगी अगर हम उसको देखें तो इस समय जो इनकी दशा ऑपरेट हो रही है 26 दिसंबर 2020 से 29 दिसंबर 2023 तक शनि की महादशा में शनि की ही प्रत्यंतर दशा है। तो जब शनि की दशा शुरू होती है तो नेचुरली थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें हर लाइफ के एस्पेक्ट में परेशानियां होती हैं, और जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नॉर्मली हमको नहीं मिलते हैं। अब तो करीब आप मान कर चलिए कि जैसे 26 दिसंबर से शुरू हुई है शनि का अंतरदशा इन द मेन शनि दशा, तो एक साल का पीरियड बहुत ठीक नहीं होता। हम कोई भी हम लाइफ का एस्पेक्ट कहेंगे उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। अब जो गुरु है, गुरु मार्च 2022 में राशि परिवर्तन करेगा और आपके जो हाउस ऑफ मैरिज में उसकी एंट्री होगी। तो उसके बाद हम कहेंगे करीब जो अप्रैल मई में 2022 में उस टाइम मैरिज होने की संभावना है। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि काम का सवाल है या प्रोफेशन का सवाल है, यहाँ पर जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो लग्न में बैठा हुआ है और अपने एग्जॉल्टेड साइन में है। तो जब भी कोई भी प्लानेट अपने एग्जॉल्टेड साइन में हो और केंद्र में हो तो एक पंच महापुरुष योग बनाता है, और मरकरी का जो पंच महापुरुष योग है उसको हम कहते हैं कि भद्र महापुरुष योग। इट्स अ वंडरफुल पोजीशन ऑफ लॉर्ड ऑफ 10th हाउस विच इज़ द लॉर्ड ऑफ प्रोफेशन। तो ये तरक्की इनकी प्रोफेशन में बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और प्रोफेशनली पर्टिकुलरली नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड ही विल डू वंडरफुली वेल एक्चुअली। और सिर्फ एक थोड़ी सी पोजीशन है कि सन, मार्स और केतु, ये तीनों जो है वो 12th हाउस में है। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि थोड़ा सा फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा सा सावधानी बरतें, हेल्थ के प्रति अपने थोड़ा सा केयरफुल भी रहें, और
जो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड है शनि की दिशा के रिजल्ट इनको खराब नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शनि जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है और लग्न में उसका प्लेसमेंट है। इसके अलावा भी एक विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि जो 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड हैं वो दोनों के दोनों 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो भी एक अच्छा योग है जिसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। तो दोस्तों ये दो हॉरोस्कोप थे जो मुझे पिछले हफ्ता मिले थे। आज भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी प्रश्न हैं, बट मैं इन सब की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक में आपको डेफिनेटली जवाब आपको मिल जाएगा। और मैं बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्रश्न पूछते हैं, और सबसे अच्छा लगा कि आज जो ज्योतिष के बारे में भी प्रश्न पूछे गए, और एक प्रश्न और भी है जो मनीषा जी ने पूछा है कि हमें शादी के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, जिससे कि हम जो हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करते हैं तो वो हम उससे सही निर्णय ले पाएँ। तो दोस्तों हॉरोस्कोप मैचिंग जो है जो हम लोग कर रहे हैं उससे बिल्कुल भिन्न है। आजकल जो हम हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करते हैं, गुण मिलान की बात करते हैं, तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इज टोटली ऑब्सोलीट आउटडेटेड कॉन्सेप्ट एंड वी शुड नॉट गो ऑन दैट बेसिस। बट फैक्ट यही है कि 95% लोग दे गो फॉर मैरिज बेस्ड ऑन गुण मिलान। तो अगले कार्यक्रम में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, और देखनी ही नहीं है बट व्हाट एस्ट्रोलॉजी सेज अबाउट दिस, एंड देन यू विल फाइंड दैट दिस इज मच मोर देन द गुण मिलान। तो एनीवे दोस्तों हम लोग अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन। आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।